गाँव में हम सोचते तो हैं कि दवाई खेत में डाल रहे हैं, लेकिन वो हमारे घरों में आती हैं और हम जितना पैसा उस फसल से नहीं कमा पाते या उस व्यापार में नहीं कमा पाते, उससे ज़्यादा हमको डॉक्टर को देना पड़ता है दवाइयों में। हमने ये जो केमिकल्स हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए हैं कि हम अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें, लेकिन वो सुरक्षा इस कीमत पे ना हो कि हमारा स्वास्थ्य उससे गड़बड़ हो। हाँ। तो इस बात को ऑलरेडी देखा गया है, तभी केमिकल रजिस्टर होते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल हित के लिए किसानों को गलत दिशा दिखाते हैं और उनको गलत समय पर गलत दवाई और गलत डोज का, खास तौर से हम देखें जो पेस्टिसाइड, क्योंकि मेडिसिन जो आप लेने जाते हो वो डॉक्टर के पर्चे प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर होती है, लेकिन जब खेती की दवाई लेने जाते हैं तो ऐसा कुछ तो बहुत सारे किसान, हाँ, प्रेस्क्रिप्शन वाला नहीं है, वो दुकानदार ही अपने ज्ञान के आधार पर दे देता है। आप घर में जैसे सिर्फ डेली दाल और दाल नहीं खाते, ऐसे ही खेत में नाइट्रोजन डाल रहे हो, फास्फोरस भी चाहिए, पोटास भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, दूसरे तत्व भी चाहिए, बोरॉन भी चाहिए। यस, माइक्रोन्यूट्रिएंट छोड़िए, मेजर में पोटास बहुत सारे लोग नहीं डालते। पोटास भूल गए बिल्कुल। जबकि पोटास का काम क्या है? दाने का भराव करने का। बिल्कुल। और हम खेती किसके लिए कर रहे हैं? दाने के लिए। बिल्कुल। यूरिया डालेंगे, पराली ज्यादा पैदा होगी। आपको पराली पैदा करनी है या आपको दाना पैदा करना है, ये आपको तय करना है। तो वैज्ञानिक की सलाह से, संस्तुतियों के आधार पर कीजिए। इस भागम दौड़ में मत जाइए कि गांव में उसने इतना डाल दिया तो मैं पीछे ना रह जाऊं, उसने आज 1 कट्टा डाला तो मैं 1.5 डालूंगा। इसको छोड़ दीजिए, ये दंगल नहीं है। दंगल की जगह पे दंगल कीजिए, खेल की जगह पे खेल कीजिए, और खेती को सीरियस लेते हुए वैज्ञानिकों की सलाह से आप करेंगे तो आपके द्वारा पैदा किया उत्पाद दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है और आपकी आय काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑथेंटिसिटी का टेस्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर मिलावट तो नहीं है। यदि हमने बासमती मांगा है तो बासमती के नाम पर कोई नॉन बासमती तो साथ में नहीं दे रहा है। उसके लिए डीएनए टेस्ट है और उसकी लिमिटेड टेस्टिंग लैब है जो वर्ल्ड क्लास हो। वो उनमें से एक हमारी बीईडीएफ की लैब है। बीईडीएफ की लैब जो दुनिया के सबसे कम रेट में, क्योंकि ये एक फैसिलिटी है जिससे कि हमारे किसान, हमारे निर्यातक, हमारे मिलर आगे बढ़े, एक्सपोर्ट करें। तो वो कहाँ कराएंगे? तो बासमती का जैसे अमेरिका में जा रहा या यूरोप में जा रहा तो उसका डीएनए टेस्ट भी जाएगा, रिपोर्ट जाएगी उसकी। हाँ, डीएनए टेस्ट यूरोप ऑथेंटिसिटी के लिए चाहिए। जब भी चावल की बात होती है तो बासमती का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इससे भारत सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है और इसकी खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी इनकम भी जो दूसरी चावल की जो दूसरी किस्मों की खेती करते हैं उनके मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन बासमती का जो एक्सपोर्ट है उसकी राह में कुछ रोड़े भी हैं। वो रोड़े किसानों की तरफ से भी हैं, वो रोड़े जो हैं हमारे जो दुश्मन हमारा मुल्क है उसकी तरफ से भी है। तो इन सारे बाधाओं के बावजूद जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इसी का होता है। 50,000 करोड़ को पार कर गया है। फिर भी जो बाधाएं हैं उनको दूर करेंगे तो आगे रास्ता और आसान होगा, कमाई बढ़ेगी किसानों की और देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। तो इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन है, बीईडीएफ, उसके प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रितेश शर्मा। बासमती पे बहुत लंबा काम है और किसानों को जागरूक करने का मामला हो या फिर पॉलिसी लेवल का कोई मामला हो, सब में डॉक्टर साहब इन्वॉल्व रहते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हमने कोशिश की है कि अन्नगाथा पॉडकास्ट में जितनी भी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड वो सारी कवर हों। तो बासमती एक महत्वपूर्ण हमारी कृषि उपज है जिससे सबसे ज़्यादा हम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसके रास्ते में जो एमआरएल की बाधा है, ख़ासतौर पे पेस्टिसाइड को अगर सहज भाषा में कहा जाए, वो बाधा कितनी बड़ी है, उसको दूर करने के लिए अभी क्या क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, पहले तो आपने बासमती की बात कही। निश्चित रूप से बासमती चावल की एक इस तरह की किस्में हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग में है। कोई भी व्यक्ति यदि वो चावल खाता है
तो वो चाहता है कि वो बासमती चावल खाए, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते और नहीं खा पाते, लेकिन एक प्रीमियम सेगमेंट जो है वो बासमती का है। बासमती ईश्वर का एक ऐसा अनमोल तोहफा है हिंदुस्तान के लिए, हमारे किसानों के लिए, जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये एक जीआई प्रोडक्ट है। और हिंदुस्तान में भी बहुत छोटा सा एरिया है जहां बासमती की खेती की जा सकती है, जिसमें हमारे 7 राज्य प्रमुख रूप से आते हैं। जब हम बाजार की बात करते हैं तो 7 राज्यों का भी एक बार बता दीजिए, जो उसके पूरा एरिया है, कितने जिले हैं, 7 राज्य। तो जो 7 राज्य इसमें आते हैं उसमें आप देखें प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य प्रमुख हैं। इसके साथ हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के कुछ ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं, जम्मू, कठुआ और सांबा। इसके अलावा उत्तराखंड, यह एक एरिया है केवल, और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिसके केवल 30 ज़िले इसमें आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बासमती हम 150 से अधिक देशों को निर्यात कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया के हर कोने में बासमती जा रहा है। और पैदा करने वाले हम चुटकी भर लोग हैं, चुटकी भर लोग। 100 जिलों से कम ही है, 100 जिलों से कम ही है, 100 जिलों से कम है। तो आप ये समझिए कि जिस प्रोडक्ट की पूरे वर्ल्ड में मांग हो, और 150 देश तो बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 200 के करीब देश हैं दुनिया में, और हम 150 से ज्यादा को दे रहे हैं। तो पूरी दुनिया में इसकी खुशबू फैली हुई है, पूरी दुनिया में इसकी महक फैल रही है, सुगंध फैल रही है, और चुटकी भर लोगों के पास ये है। तो ऐसी स्थिति में होना ये चाहिए, जब माल की डिमांड ज़्यादा होती है, उपलब्धता कम होती है, तो आप समझिए वो अपनी शर्तों पर बिकना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, जो आपने इंगित भी किया अपनी बात में, बिल्कुल सही बात है। कुछ हर्डल हैं इसमें कुछ हर्डल से कई तरह के होते हैं। एक तो देखिए ट्रेड है, ये व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी कंट्रीज, हर कोई चाहता है हमें सस्ता मिले। कैसे वो क्या क्या हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं, ये सब एक व्यापार में एक चलता है। इसमें कोई ऐसी गलत बात व्यापार की डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो आपने इंगित किया, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो किसानों ये है, की जो जिम्मेदारी है, यस, जो किसानों की जिम्मेदारी है, जो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, जो हम सब की जिम्मेदारी है, कि हम दुनिया को जो भी दें वो ऐसा हो जिसे दुनिया का हर व्यक्ति लेना चाहे। वो इतना शुद्ध होना चाहिए, वो किसी भी तरह के रसायनों से मुक्त होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आज का समय है हर व्यक्ति को हेल्दी फूड चाहिए। तो वो जिम्मेदारी हमारी बनती है। उसमें कई बार, क्योंकि बासमती है, जब हमें पसंद है तो निश्चित रूप से कीड़े और बीमारियों को भी ज़्यादा पसंद होगा। बिल्कुल। तो कई बार उनका नियंत्रण जब हम प्रबंधन करते हैं खेती में, तो हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, मजबूरी बस कई बार। हाँ, ऐसा नहीं है हर दवाई नुकसान देती है, या पेस्टिसाइड यूज होते हैं तो वो गलत है। भाई, जैसे हम लोगों के जीवन में अपने जीवन को चलाने के लिए दवाइयाँ बनी हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, किसी भी रूप में हम लेते हैं, लेकिन वो हम कैसे लेते हैं? हम डॉक्टर की सलाह पे लेते हैं। हमको डॉक्टर ने जितनी मात्रा बताई है उतनी ही लेते हैं, उसी टाइम लेते हैं, उसी समय लेते हैं, उतनी ही मात्रा में लेते हैं। मतलब किस चीज़ के लिए क्या चाहिए वही लेना है। ऐसे ही हमारी फसलों में भी हमने ये जो केमिकल्स हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए कि हम अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें, लेकिन वो सुरक्षा इस कीमत पे ना हो कि हमारा स्वास्थ्य उससे गड़बड़ हो। हाँ। तो इस बात को ऑलरेडी देखा गया है, तभी केमिकल रजिस्टर होते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल हित के लिए किसानों को गलत दिशा दिखाते हैं और उनको गलत समय पर गलत दवाई और गलत डोज का, खास तौर से हम देखें जो पेस्टिसाइड, क्योंकि मेडिसिन्स जो आप लेने जाते हो वो डॉक्टर के पर्चे, प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर होती हैं, लेकिन जब खेती की दवाई लेने जाते हैं तो ऐसा कुछ तो बहुत सारे किसान, हाँ, प्रेस्क्रिप्शन वाला नहीं है, वो दुकानदार ही अपने ज्ञान के आधार पर दे देता है। और दुकानदार की भी मैं गलती इसलिए नहीं एकदम से कह सकता कि वो अपना व्यापार कर रहा है। मैं गया, मैंने बताया साहब मेरे खेत में देखिए मेरी फसल ऐसे हो रही है, वो सूख रही है, पत्ती टेढ़ी हो रही है, उसमें ऐसे कीड़ा लगा है। दुकानदार, हर व्यक्ति तो इतना जानकार नहीं, वो क्या करता है,
कहता है ये मेरे पक्के ग्राहक हैं, एक मैं बीमारियों की दवा दे देता हूँ, एक मैं कीड़ों की दे देता हूँ, और एक में कोई ग्रोथ प्रमोटर दे देता हूँ। 3 में से कोई ना कोई काम करेगी, काम कर जाएगी, और किसान भी खुश हो जाता है कि साहब इससे दवाई लाए थे तो वो सही हो गया। लेकिन जो फालतू दवाइयाँ डली उसका आर्थिक नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। किसान कभी नहीं चाहता, इम्पैक्ट जो है राइस में आया, राइस में आएगा। किसान कभी नहीं चाहता कि वो जहर डाले, कोई क्यों डालना चाहेगा? क्यों डालना चाहे? अपना पैसा क्यों खर्च कर रहा है ना। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब अज्ञानता के कारण या कुछ स्वार्थ के कारण जब कई बार प्रेशर होता है, ज़्यादा बेचने के चक्कर में भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। तब हम जब इन पेस्टिसाइड्स का गलत और अंधाधुंध उपयोग करते हैं तब इस तरह की समस्याएं आती हैं। इनको बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। इसके लिए बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, एपीडा, कृषि विभाग, भारत सरकार सब लोग मिलकर काम भी कर रहे हैं। हम लोग किसानों को अवेयर कर रहे हैं कि देखिए, आप पहले तो बीमारी और कीड़ों को पहचानना सीखिए। पहचान लेंगे तो आप सिर्फ उसी की दवाई मांगेंगे। जैसे मुझे पता है जुकाम हो गया तो मैं डॉक्टर को कहता हूँ सब जुकाम हो गया, इसी की दवाई मिलेगी, तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी तरह से डोज भी तय होगा। डोज ऑलरेडी तय है। बस एक बातचीत में बड़ी अच्छी बात निकल के आई है कि हम भारतीयों की एक आदत है। क्या आदत है? हम अतिथि सत्कार बहुत करते हैं, हम प्रेम बहुत करते हैं। मेरे घर में कोई आ जाए, और ख़ास तौर से गांव में जब आप किसी के यहाँ जाओ, तो वो जो भोजन परोसते हैं वो इतने स्वादिष्ट तरीके से आपको खिलाते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं और खाता जाऊं। और वो इतने प्यार से कहेंगे देखो ये घर का आटा है, ये हमने अपने खेत में गेहूं उगाया है, ये घी गाय का है, एक रोटी और ले लो। आपकी 2 रोटी की खुराक है, वो 4 खिलाना चाहते हैं और 3 तो आप खाई जाते हैं। कई बार बहुत से लोगों का सिस्टम ऐसा होता है कि वो ज़्यादा को नहीं पचा पाते, नुकसान हो जाता है। यही जो हमारी आदत है कई बार किसान भाई खेत में भी कर देते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि यहाँ किसान भाई इसको जरूर सुन रहे होंगे, कि आपने इस प्रथा को, ठीक है व्यक्तियों के साथ, अपने घर के साथ ठीक है, खेत में नहीं करना है। खेत में क्या होता है? दवाई की शीशी आई, वैज्ञानिक ने बताया 200 ml 200 लीटर पानी में डालना है। आप 500 ml की लाए, आपका मान लीजिए 2 एकड़ है, 400 ml लगी, 100 बची तो रखते नहीं है, अरे इसको भी डाल दें, कुछ नहीं है। तो ये जो आदत पड़ गई है कि इससे कुछ नहीं हो रहा, या कई बार कुछ हो रहा है, एक्चुअली उससे बहुत कुछ हो रहा है। वो 100 ग्राम 100 mg या जो भी डोज बढ़ रही है या उसकी मात्रा बढ़ रही है, दोनों में नुकसान है। हाँ, होता क्या है, 2 चीजें होती हैं पेस्टिसाइड्स में। डोज फिक्स की जाती हैं कि ये इतने दिन में डिग्रेड होके इसका असर खत्म हो जाएगा। एक बोलते हैं हम PHI, प्री हार्वेस्ट इंटरवल, यानी कि जब हमें वो दवा स्प्रे करनी है उसके कटाई से कितने दिन पहले तक डाल सकते हैं। अब ये नहीं है कल आप काटने के लिए गए, आज आप स्प्रे कर रहे हो, तो वो तो पेस्टिसाइड्स रहेंगे, वो रहेंगे तो खाएंगे भी हम ही। ऐसा तो जरूरी नहीं है इस खेत में। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो क्या करना है, मंडी में बेच आऊंगा, तो लेकिन घूम के तो वो आपके पास भी आएगा, आपके फूड चेन में आएगा। वो स्थिति यह हो गई है कि गांव में हम सोचते तो हैं कि दवाई खेत में डाल रहे हैं, लेकिन वो हमारे घरों में आती हैं, और हम जितना पैसा उस फसल से नहीं कमा पाते या उस व्यापार में नहीं कमा पाते, उससे ज़्यादा हमको डॉक्टर को देना पड़ता है दवाइयों में। यदि हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, और इसमें भी एक चीज़ बात और है, अब क्योंकि खेती की बात ही निकल पड़ी है निर्यात से, तो उसी को पूरा करें। खाना पीना, ये 2 ही चीज़ हैं, चाहे हमारा जीवन है चाहे फसल का है, किसी का भी है। तो खाने का और पीने का प्रॉपर प्रबंधन कीजिए। खाने का मतलब क्या है? अधिकतर किसान भाई यूरिया पर यूरिया, अरे भाई ज़रूरत ही नहीं है। यूरिया नाइट्रोजन है, वो सिर्फ बढ़ाने का काम करती है। आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बढ़ाओगे, बच्चा पैदा हुआ आप उसे घी पिलाने लगो तो क्या होगा? नहीं होता ना। चाहते सब माँ बाप हैं मेरा बच्चा तगड़ा रहे, पहलवान जैसा दिखे, लेकिन घी तो नहीं पिलाएंगे। ऐसे ही हम सिर्फ एक खाद फालतू नहीं डालनी है। कोई भी खादों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग जो करते हैं वो संस्तुति के आधार पर करें, भूमि की जांच करा के करें, किसकी आवश्यकता है। और आप घर में जैसे सिर्फ डेली दाल और दाल नहीं खाते, ऐसे ही खेत में नाइट्रोजन डाल रहे हो,
फास्फोरस भी चाहिए, पोटास भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, दूसरे तत्व भी चाहिए, बोरॉन भी चाहिए। भूल ही गए। यस, माइक्रोन्यूट्रिएंट छोड़िए, मेजर में पोटास बहुत सारे लोग नहीं डालते। पोटास भूल गए बिल्कुल। जबकि पोटास का काम क्या है? दाने का भराव करने का। बिल्कुल। और हम खेती किसके लिए कर रहे हैं? दाने के लिए। बिल्कुल। यूरिया डालेंगे, पराली ज्यादा पैदा होगी। आपको पराली पैदा करनी है या आपको दाना पैदा करना है, ये आपको तय करना है। तो वैज्ञानिक की सलाह से संस्तुतियों के आधार पर कीजिए। इस भागम दौड़ में मत जाइए कि गांव में उसने इतना डाल दिया तो मैं पीछे ना रह जाऊं, उसने आज 1 कट्टा डाला तो मैं 1.5 डालूंगा। इसको छोड़ दीजिए, ये दंगल नहीं है। दंगल की जगह पे दंगल कीजिए, खेल की जगह पे खेल कीजिए, और खेती को सीरियस लेते हुए वैज्ञानिकों की सलाह से आप करेंगे तो आपके द्वारा पैदा किया उत्पाद दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है और आपकी आय काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे मैंने बताया, बासमती तो सिर्फ चुटकी भर लोगों के पास है, तो क्यों नहीं हम अपनी शर्तों पे बेच सकते? बिल्कुल। तो लेकिन हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब उसी से रिलेटेड बात है कि अगर किसी किसान ने अनजाने में या चाहे जिस भी कंडीशन में उसने पेस्टिसाइड ज़्यादा डाल दिया, अगर 15-20 दिन का ड्यूरेशन अगर उसको नहीं मिला, उसमें उसके चावल में पेस्टिसाइड का अंश पाया गया, तो वो कितना कटाई से कितने पहले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकता है और क्या मात्रा निर्धारित है पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में, वो भी बता दीजिए एक बार कि 1 क्विंटल में कितनी मात्रा मिल जाए तो चल जाएगा, या उसके लिए क्या कर सकता है, वो क्या सावधानी बरत सकता है। जैसे आपने कहा कि उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि भाई इतने दिन में उसका असर खत्म हो जाएगा। ये सारे किसान नहीं जानते, है ना। बहुत सारे जानते हैं, बहुत सारे जागरूक किसान हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आम किसानों को जानकारी नहीं है। वो कटाई से 2 दिन पहले भी डाल दे रहे हैं। हम चावल की बात कर रहे हैं, लेकिन सब्जियों में हमने अक्सर देखा कि कल उनको बेचने जाना, आज भी पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। ऐसा होता है। लेकिन हम चावल पे आते हैं, वो कितने दिन पहले डालें और क्या पूरे दुनिया में अलग अलग देशों ने क्या स्टैंडर्ड हमारे सामने रखा हो उसका। देखिए, ये एक हमारे लिए चुनौती भी है, क्योंकि एक ही पेस्टिसाइड्स का MRL, जिसे हम मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल कहते हैं, अधिकतम उसकी कितनी मात्रा हो सकती है, वो जो बोलते हैं, वो हर देश ने अलग अलग तय किए हुए। सेम पेस्टिसाइड मेरे कंट्री में हो सकता है वो 2 ppm है, यूरोप में वो 0.01 है, US में वो 3 ppm वाला थोड़ा एक सहज भाषा में अगर आप बता देंगे तो किसानों को समझ में आ जाएगी बात। आप ये समझिए कि 1 मिलियन में कितने पार्टिकल्स हैं, 10 लाख में कौन सा हिस्सा, बहुत छोटी सी मात्रा होती है ये। ppm पार्टिकल्स पर मिलियन, तो 1 मिलियन के अंदर जो हिस्सा है वो है। अब उसमें होता क्या है, हमारे लिए चैलेंज इसलिए है कि अलग अलग किसान अलग अलग जगह से धान खेत पैदा करते हैं, मंडी में आता है, मिल में जाता है, उसको अलग अलग नहीं रखा जा सकता, वो मिक्स हो जाता है। तो कई बार अच्छे पेस्टिसाइड्स भी उस देश में नहीं भेजे जा सकते, क्योंकि उन्होंने उसका लेवल 0.01 रखा हुआ। अब 0.01 क्या है, मतलब ये समझिए उसमें हो ही ना, कहीं भी कैसे भी ना हो। 1 क्विंटल में कितना मिल जाए तो? सर क्विंटल तो छोड़िए, ये तो 10,000वां भाग, लाखवां भाग हो गया। तो उसका कारण क्या है, वो मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन जो LOQ होता है कि उससे नीचे हम नाप ही नहीं सकते, वो मात्रा है। बट क्या होता है, कई देशों में क्या है, कोई पेस्टिसाइड यदि रजिस्टर नहीं है, उनके यहाँ वो पेस्टिसाइड रजिस्टर नहीं है, तो वो डिफॉल्ट लेवल रख देते हैं। वो 0.01 रख देते हैं। तो उससे नीचे कोई पैमाना ही नहीं है। तो उसको हमने क्या करना होता है, अब वो यदि वो पेस्टिसाइड डला है तो वो उस कंट्री में जा ही नहीं सकता, तो क्योंकि उनके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, या बहुत से कारण हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे अभी यूरोप के साथ हमारा यही बात चल रही है कि आप जो पेस्टिसाइड्स के मानक हैं उनको मानव स्वास्थ्य के आधार पर फिक्स कीजिए, ना कि आप जो डिफॉल्ट लेवल आंख बंद करके कर दिया। तो ये ट्रेड बैरियर्स भी हैं एक्चुअली। ट्रेड बैरियर्स भी हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक ऐसा पैकेज बनाने की कोशिश की है कि कुछ पेस्टिसाइड्स छांटे हैं जो दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे
तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसमें भी वही बात ध्यान रखनी है, सही समय पर सही मात्रा में सही पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। ये 0.01 ppm है ना जी, मतलब 1000 किलो में 1 ग्राम। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 1000 किलो में, हाँ, वो तो कहीं मशीन पर आ भी गया तो समझिए वो उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए, वो आना ही नहीं है। इतना जबरदस्त स्टैंडर्ड है। नहीं, तो ये ऐसे हर में जगह ये होता है, इसमें कोई तो ये यूरोप का स्टैंडर्ड अभी बता रहे हैं आप? यूरोप नहीं, हर पेस्टिसाइड का अलग अलग- कंट्री में अलग- अलग अलग है। अच्छा। यूरोप में भी बहुत सारे पेस्टिसाइड ऐसे होंगे, इवन इंडिया में भी होंगे जो हमारे यहाँ नहीं है, हमने भी उसको रखा होगा। यूएस में भी होंगे। तो एक ऐसा पैकेज बनाया कि इन पेस्टिसाइड्स को प्रयोग करें तो हम अपने कीड़े जो भी हमारे धान में लगते हैं, जो बीमारी हैं, उनसे हम उनका संरक्षण भी कर सकते हैं और हमें निर्यात में भी। इसीलिए सरकार हर साल कुछ न कुछ आप देखते हैं, पश्चिमी यूपी बैन कर देता है, जी। पश्चिमी यूपी में बैन हो जाता है, पंजाब हरियाणा में कई बार बैन हो जाता है। जी, वो यही कारण है कि ऐसे पेस्टिसाइड्स बाजार में ना आए जो किसानों को पता नहीं है, तो वो डालेंगे नहीं, तो निर्यात में दिक्कत नहीं। अच्छा, कितने दिन पहले कम से कम पेस्टिसाइड न डाला जाए या डाला जाए तो काम चल जाएगा? अच्छी बात है। देखिए, कोई भी आप पेस्टिसाइड खरीद के लाते हैं, उसके लेवल को जरूर पढ़ना है। हर पेस्टिसाइड का PHI अलग है। एक पेस्टिसाइड ऐसा भी है जो 30 दिन प्री हार्वेस्ट इंटरवल, ओके, मतलब कटाई से कितने दिन पहले तक आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि उसका असर खत्म हो जाए चावल में से या किसी भी प्रोडक्ट में से। कुछ पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो 4 दिन 5 दिन ही है केवल, कुछ ऐसे हैं जो 25 दिन और 30 दिन भी है। अच्छा, इतना असर इतना भी रहता है। तो वो डिपेंड करता है हर पेस्टिसाइड के ऊपर, इसलिए लेवल को पढ़ना आवश्यक होता है। इसीलिए वैज्ञानिक आपको संस्तुति उसी के आधार पर देते हैं कि आपको किस बीमारी के लिए क्या डालना, कितना डालना है। और इसके लिए मैं बता दूं, बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रयोगशाला बनाई गई है। ये वर्ल्ड क्लास लैब है और यहाँ पर आप टेस्टिंग भी करा सकते हैं। कोई भी जो एक्सपोर्टर हैं हमारे या मिलर हैं, जब माल भेजते हैं तो पहले वो जांच लेते हैं कि इस वाले कंटेनर के या इस कंसाइनमेंट में कौन से पेस्टिसाइड्स कितने कितने हैं। उसी आधार पर वो तय करते हैं कि ये किस देश में जा सकता है। अच्छा, और पहले आपके यहाँ जांच करवाते हैं? हाँ, वो किसी भी लैब में करा सकते हैं। हमारे यहाँ भी ये लैब है। कहाँ? मोदीपुरम में है। और कहाँ लैब है इसकी? अलग अलग जहाँ से बहुत हैं। पेस्टिसाइड रेजिड्यू की बहुत है, लेकिन DNA टेस्टिंग, क्योंकि दुनिया क्या चाहती है, जो वो मांग रही है वही उसे मिले। ऑथेंटिसिटी ऑफ राइस, उसकी टेस्टिंग के लिए यूरोप में, US में या और दूसरे देशों में भी यदि खरीदार चाहता है कि वो कहे कि जो माल मिल रहा है वो है कि नहीं, तो DNA टेस्टिंग है, वो हमारे यहाँ है। जो बासमती यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, हम नो डाउट बहुत ज़्यादा पैसा उससे ले रहे हैं बाकी एग्री प्रोड्यूस के मुकाबले। कितनी तरह के टेस्ट होते हैं तब जा कर के वो पास होता है? किसी, मान लीजिए यूरोप में जाना है या अमेरिका में जाना है, जहाँ कंज्यूमर को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा जागरूकता है कि कंज्यूमर को ऐसी चीज़ न खाए जो उसको नुकसान करे, तो वो क्या क्या पैमाना उसका, कितनी तरह की जांच होती है और कहाँ कहाँ होती है, क्या उसका थोड़ा प्रोसीजर एक बार बता देंगे कि मिल से अगर चावल निकलता है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है कि वो एक्सपोर्ट हो जाए? देखिए, भारत का हमेशा ये मानना है कि हम दुनिया में किसी को भी कुछ दे रहे हैं तो वो हेल्दी हो। उसके लिए बहुत सारे क्वालिटी चेक्स हैं। आप देखेंगे हमारे यहाँ लैब में ही 300 से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग उपलब्ध है। अच्छा, हाँ, कुछ जगहों पर अलग अलग कंट्रीज मांगते हैं कि उनको कितने तरीके के पेस्टिसाइड्स के टेस्ट चाहिए, एफ्लाटॉक्सिन के टेस्ट चाहिए, हैवी मेटल है कि नहीं है उसके अंदर, वो टेस्ट चाहिए। ऑथेंटिसिटी का टेस्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर मिलावट तो नहीं है। यदि हमने बासमती मांगा है तो बासमती के नाम पर कोई नॉन बासमती तो साथ में नहीं दे रहा है। उसके लिए DNA टेस्ट है और उसकी लिमिटेड टेस्टिंग लैब है जो वर्ल्ड क्लास हो। वो उनमें से एक हमारी BEDF की लैब है। BEDF की लैब है जो दुनिया के सबसे कम रेट में
क्योंकि ये एक फैसिलिटी है जिससे कि हमारे किसान, हमारे निर्यातक, हमारे मिलर आगे बढ़े, एक्सपोर्ट करें। तो वो कहाँ कराएंगे? तो बासमती का जैसे अमेरिका में जा रहा या यूरोप में जा रहा तो उसका डीएनए टेस्ट भी जाएगा, रिपोर्ट जाएगी उसकी। हाँ, डीएनए टेस्ट यूरोप ऑथेंटिसिटी के लिए चाहिए। और क्या पैमाना है, कितना पैसा लग जाता है डीएनए टेस्टिंग में इसकी लगभग? देखिए, वैसे मोटा अलग अलग लैब का अलग अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है 7,500 प्लस जीएसटी, जो कि दुनिया का सबसे कम रेट है, जो हमारी लागत है उससे भी कम है, क्योंकि ये एक फैसिलिटी है जिससे हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई है। गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई। और कितने मुझे एक बार पता लगा था कि 22-23 तरह के टेस्ट होते हैं जब ये कोई बासमती चावल एक्सपोर्ट होता है। हाँ, मैं वही बता रहा था कि अभी 300 से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के टेस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। एफ्लाटॉक्सिन्स के लिए हैं, हैवी मेटल्स के लिए हैं, डीएनए हैं। ये सारे टेस्ट हर कंट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार, किसी देश में क्या क्या चाहिए वो सारे किए वो बताते हैं। हाँ, जैसे यूरोप के ही हैं तो उसके लिए 22 पेस्टिसाइड्स तो कंपलसरी हैं। 22 तरह के पेस्टिसाइड की जांच करके कंपलसरी उसकी रिपोर्ट लगेगी तब जाएगा। हाँ, लेकिन अधिकतर अब हम 150 से लेके और 300 पेस्टिसाइड तक टेस्ट कराते हैं लोग। अच्छा। जिससे वो पूरी उसकी जानकारी हो सके और दुनिया ये कह सके कि हाँ, ये हिंदुस्तान से आया है और टेस्टेड है और इसे मैं खा मिल से निकला, चावल मिल से निकला। मिल से निकलने से पहले जब पैकिंग हो रही है उसी समय सैंपल ले लिया जाता है। अच्छा। हाँ, वो डिपेंड करता है हमारे इंपोर्टिंग कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा। ऐसा नहीं है, उनके एसओपी उनकी अपने एक मानक है। हाँ। क्योंकि हर देश का अलग मानक है, किसी को कोई जांच चाहिए, किसी को कोई जांच चाहिए। जैसे यूएस की आपने बात की, तो हर राइस मिल यूएस में या चाइना में एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। इसके लिए एक एसओपी बनाई गई है और उस एसओपी को जो मिल्स पूरा उसका वेरिफिकेशन होता है, एप्लीकेशन आती है, हर साल उसका वेरिफिकेशन होता है। 2 लोगों की कमेटी जाती है, जो प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन डिवीज़न से एक ऑफिसर होते हैं, एक एपीडा से होते हैं। सारा चेक करते हैं, सिर्फ वही मिल यूएस में या चाइना में एक्सपोर्ट कर सकती है। अच्छा। तो वो सारे मानक उनको पूरे करने हैं। ऐसे तो ही पैकिंग से पहले सैंपल लेकर के टेस्ट मिल को भी उस आधार पे बनाना है उनको। अच्छा। मिल भी उनकी उसी आधार पे होगी तभी कर पाएगी, हर किसी मिल से नहीं जा सकता वहाँ। अच्छा। हाँ, ऐसा भी है। ये नहीं है कि कहीं से भी धान किसी भी मिल से मिलिंग करवा दी और आपने भेज दिया, ऐसा नहीं है। नहीं, यूएसए में और चाइना में ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसे ही सऊदी में जो जाता है तो उनकी भी एक उस पर रजिस्टर करनी होती है मिल, वो भी इसी तरह से मिल भी रजिस्टर करनी पड़ेगी। मिल भी रजिस्टर है। फिर उसके बाद आपकी रिपोर्ट भी लगेगी सारी, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। उससे पहले किसान को अपना अवेयर रहना है कि आपका पेस्टिसाइड ज़्यादा ना पड़े। यस। तो भाई ऑब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट हमको देना है। जब हम पैसा लेना चाहते हैं तो हमें चीज़ भी अच्छी देनी है, तो जितनी कोई गड़बड़ ना कर सके अपने निजी स्वार्थ के लिए, ये सारे चेक्स हैं। और इसके बाद क्या होता है, जब चावल पैक हो गया तो उसमें सैम्पलिंग होती है, उसको फ्यूमिगेशन करना होता है। सैम्पलिंग तो सैंपल टेस्टिंग के लिए चला जाएगा, बाकी वो कंसाइनमेंट फ्यूमिगेट होगी। हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट है। कंटेनर भी है तो कंटेनर भी फ्यूमिगेट होता है कि रास्ते में इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई इंसेक्ट इस तरह का ना हो। ये फ्यूमिगेशन वाली क्या प्रक्रिया होती है? फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया ये भी एक डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन डिवीज़न के नेतृत्व में होती है। उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो आके उसको फ्यूमिगेट करते हैं और एक फाइटो सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। वो सब कुछ ठीक है। हाँ, वो करने के, क्योंकि वो खुद ही करते हैं, तो उनके इंस्पेक्टर्स हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर तरीके से। तो वो फाइटो का सर्टिफिकेट साथ में लगता है। बासमती के केस में एक RCAC एपीडा इश्यू करता है, रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट, कि क्या माल है, कौन सी वैरायटी है, किस रेट में हुई है, किस को जा रही है ऑर्डर के आधार पर। उसी के बाद आपका ये एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत लंबी प्रक्रिया, इसलिए किसानों को भी ये सबसे पहली जिम्मेदारी किसानों की है, उसके बाद एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी आती है और सरकार की जिम्मेदारी आती है। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 100 जिलों से कम में भारत में खेती होती है, लेकिन हमारा बाजार 150 देशों में है। तो वो ऐसा काम करना है कि लोग कहें कि भाई यहाँ का माल चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस मेन हमारा कम्पिटिटर है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जगह जगह हर्डल डालता है। अभी नेपाल की एक खबर आई थी
कि नेपाल कह रहा कि बासमती में तो हम भी हैं। अब मैं तो 2 ही देश बासमती में सुनता था, क्या आपको लगता है बाकी नेपाल में भी बासमती, उसने दावा किया एक तराई में हमारे बासमती होता है? मैं आपको बता दूं, हाँ, आपने जो नेपाल की बात की, हाँ, अभी सिर्फ हाल में नेपाल दावा नहीं किया है, उसने। सिर्फ नेपाल नहीं है, हाँ, 54 से ज़्यादा कंट्रीज में 1200 से ज़्यादा केसेस हमने पकड़े हैं जहां बासमती के टर्म को यूज करने की कोशिश की गई है। अरे वाह। और उन सब केसों को लड़ा जाता है एपीडा की ओर से, बीईडीएफ की ओर से। हमने एक इंटरनेशनल डॉग वॉच एजेंसी हायर की हुई है, इंटरनेशनल लॉ फर्म हायर की हुई है। मतलब ये पीछे की चीज़ें हैं वो जो जनता को नहीं सामने आती हैं। हाँ, मैं इसीलिए कि कितना बड़ा काम है जो हमने 50,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसके पीछे सरकार ने कितने जतन किए हैं, कौन कौन लोग लगे हैं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है। तो सिर्फ नेपाल ही नहीं है एक दावा करने वाला। या आपने पहला केस यूएस का सुना था, टैक्समती के नाम से। हाँ बिल्कुल, उस पे आने वाला था। तभी से ये शुरुआत हुई कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बासमती को प्रोटेक्ट भी करें, प्रमोट भी करें, और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिले। और ये तभी होगा जब उसका प्रॉपर प्रोटेक्शन होगा। उसके लिए अलग अलग कंट्रीज में जाके केस लड़े जाते हैं और अधिकतर हम जीतते हैं। हाँ। कोई केस हम हारे नहीं हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये हमारा है, दुनिया को पता है। टैक्समती से आज तक की कहानी आप देख रहे हैं, तो इसलिए इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो नेपाल की बात का भी जो है जी, नेपाल वाली बताइए, उसके बाद टैक्समती का भी। नेपाल की जो बात कही, आम जन के मन में एक धारणा है, चावल, कोई भी ऐसा चावल जिसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है वो बासमती है। ये जनरल परसेप्शन। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। कोई भी प्रजाति जिसमें सुगंध आती है, एरोमा आता है, वो जरूरी नहीं है बासमती होगी। लेकिन जो बासमती है उसमें एरोमा आएगा ही आएगा। अच्छा। बासमती के कुछ स्पेसिफिकेशन फिक्स हैं, जैसे उसकी लंबाई। अब आपने देखा होगा हमारे देश में पूरे, आप किसी भी कोने में जाइए, आपको अलग अलग जगह, जैसे काला नमक राइस है हमारा सिद्धार्थनगर के पास का, कहीं तिलक चंदन है, कहीं गोविंद भोग है, कहीं बिंदली है। सैकड़ों प्रजातियां हैं जो एरोमेटिक हैं, हाईली एरोमेटिक हैं, लेकिन उनका ग्रेन साइज छोटा है। बासमती के लिए ग्रेन साइज मिनिमम 6.61 mm का होना आवश्यक है। जब इसको पकाएंगे तो ये लंबाई में बढ़ना चाहिए, ना कि मोटाई में। मोटा होगा तो खाने में क्या मजा आएगा। लंबा लंबा एक एक खिला हुआ नजर आए। आप ऐसे फ्लोर पर डाल दीजिए, मोतियों की तरह एक एक दाना नजर आना चाहिए। स्टिकी, चिपकना नहीं चाहिए, खिला खिला अलग अलग। जीभ पे रखें, मिठास आनी चाहिए, कुछ लगे हम कुछ खा रहे, माउथ फील एक जो आता है वो बासमती है। तो एरोमेटिक हो सकते हैं, सुगंधित हो सकते हैं, बट वो बासमती नहीं हो सकते। बासमती की आज तक केवल 45 प्रजातियां इस देश में विकसित की गई हैं, जो नोटिफाइड हैं। बाकी यदि हम टोटल राइस की बात करें तो वो 1,500 से ज़्यादा प्रजातियां हम देश में नोटिफाइड कर चुके हैं। बाकी लैंड रेसेस करें तो बहुत सारी हैं, तो हजारों हैं। नेपाल की कहानी वो पीछे छूट गई। नेपाल की कहानी यही है कि वहाँ भी एरोमेटिक खुशबूदार चावल तो हैं, लेकिन वो बासमती नहीं है। नेपाल तो छोड़िए, हम अपने देश के ही किसी और हिस्से के उसको बासमती नहीं कह सकते, क्योंकि वही तो 100 जिलों के आसपास ही नोटिफाइड है। हाँ, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि एक आम धारणा बन गई है कि खुशबू है तो हम बासमती बोल देते हैं। सिर्फ इतनी बात है, इसको इतना बहुत सीरियस तो टैक्समती वाली कहानी ये कब की है, ये भी थोड़ा कई बार आता है, लेकिन वो पूरी स्टोरी नहीं लोगों को पता है। हाँ, मुझे लगता है उस पर तो आपको एक अलग से ही एपिसोड करना होगा कि प्रोटेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, पूरे करेंगे। लेकिन टैक्समती की थोड़ी सी टैक्समती का आप देखिए, टैक्समती में बासमती, इसके साथ नीम और कई प्रोडक्ट थे। जब ये टेक्सास से जो एक वहाँ की वैरायटी है, लॉन्ग ग्रेन है, उसको बासमती के रूप में कहा गया, लेकिन उसमें एरोमा नहीं है, वो बासमती नहीं है, तो दे विड्रॉल। तो वो अभी सेटल तभी हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई, 90s की बात है। वो भी मासेलकर साहब ने भी
कुछ हल्दी और बासमती का पेटेंट जो करवा रहे थे वो लोग। यस, हल्दी, नीम, बासमती, 4-5 काफी सारी प्रोडक्ट थे चीजें थे। उसमें। मासेलकर साहब उसमें जी, रघुनाथ अनंत मासेलकर वो इन्वॉल्व थे उसमें। तो इसको लेकर के बहुत सारे, ये जो पाकिस्तान डॉक्टर साहब बार बार वो करता है, यूरोपियन यूनियन में भी उसने टांग अपनी फंसा रखी है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जगह जगह जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं कि वहाँ पे जीआई प्राप्त करें और वहाँ पे अपना कारोबार बढ़ाएं। कारोबार तो हम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हमें मिला हुआ, कारोबार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम जीआई लें अलग अलग देशों में जी, तो वहाँ पे कारोबार और बढ़ जाएगा, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान ये बार बार क्यों करता है? पाकिस्तान में तो एरिया बहुत लिमिटेड है, उसके पास इतना है भी नहीं, फिर वो क्यों करता है? उसकी वही पुरानी दुश्मनी की वजह से या व्यापारिक मसला है? देखिए, पाकिस्तान की जब इंडिया और पाकिस्तान की JWC बनी थी, जॉइंट वर्किंग कमेटी, ये बासमती को लेकर, बासमती को लेके, ये कब बनी थी? ये सर 90s की और अर्ली 2000 के से पहले की बात है। तो ये तय हुआ था कि पाकिस्तान के 14 जिले हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ 14 जिले, 14 जो ये पंजाब वाले हैं, जो हमारे पंजाब के हैं पुराने, उनके पंजाब के, हाँ, जो वहाँ पे पंजाब है। पंजाब तो पहले पूरा हमारा ही है, हमारा अब ही वहाँ था। चला गया, वहाँ जो बंटवारे में गया, जी, उनका पंजाब, वो उनका एरिया था, और हमारे ये जो 7 राज्य जो जीआई में है, ये एरिया था। लेकिन आप जानते हैं कई बार बहुत अच्छे पड़ोसी नहीं मिलते, उनकी नीयत बदलती रहती है। तो उनके यहाँ जीआई जैसा कोई सिस्टम भी नहीं था। जब इंडिया ने हर कंट्री में ये शुरू किया तो रातों रात उनका जीआई बन गया, रातों रात उन्होंने जीआई बना दिया, जीआई दे दिया। और कुछ ना कुछ आप जानते हो उनकी फितरत क्या है, उनके पास तो कोई वैरायटी भी अच्छी नहीं है। आपने भी कई रिपोर्टिंग की है, हमारी बहुत सारी जो हमारे पूसा संस्थान से 1121 वाली जो ले गए हो, 1121 हो, 1509 हो, कोई भी वैरायटी है वो पहले यहाँ से कोशिश करते हैं और फिर वहाँ बढ़ाते हैं। तो इतना उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके यहाँ बहुत एरिया भी नहीं है और उनका शेयर भी 25 से 28-30% तक है, केवल इतना ही है, इतना है। बाकी 75% हमारा ही है, 75% हमारा है लगभग। तो ये है, बाकी यहाँ ईल्ड भी ज़्यादा है, वहाँ ईल्ड भी उतनी नहीं है, वहाँ किसान का ज्ञान भी उस स्तर का नहीं है, उस स्तर का नहीं है जिस लेवल पे हम। लेकिन वहाँ थोड़ा सा जब इश्यू आता है तो ये है कि वो पेस्टिसाइड थोड़ा कम डालते हैं, तो कई बार वो वैरायटी जो कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए है उसमें वो थोड़ा सा कंपटीशन दे देते हैं। प्रोपोगेंडा भी करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा है कि भाई उसमें। तो एक तो यूरोपियन यूनियन में उन्होंने फंसा रखा है, उन्हीं का एप्लीकेशन हमारे खिलाफ में। ये सब सर इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स हैं। हाँ। ये कभी इधर कभी उधर, अब आप देख रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। हाँ। तो वो नेगोशिएशंस में इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो इनको हमें और ख़ास तौर से हमारे किसानों को और साधारण जन को कोई बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कहीं से है। हमारे यहाँ बहुत योग्य लोग हैं, सरकार बहुत सही दिशा में। ये भी है कि जो हम भारतीय बासमती के सबसे बड़े खरीदार हैं, वो 5 जो सबसे बड़े खरीदार हैं वो मुस्लिम कंट्री हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये उनको भी डील नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि कहाँ शुद्धता है, कहाँ ट्रेड में फेयरनेस, जो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बासमती का जो मुद्दा है ये इतना बड़ा है कि अब वो ट्रेड डील जो अभी यूएस के साथ लटकी हुई है उसमें भी एक बासमती मेजर कंपोनेंट है कि तो बासमती हम अमेरिका को कितना एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग मतलब मेरा मेजर एक्सपोर्ट तो मिडिल ईस्ट को है। देखिए तो यूएस क्या वहाँ से जो ये अभी जो ट्रम्प का टैरिफ बढ़ा है उसने लगाया है, क्या उससे कुछ भारत की जो बासमती जो इंडस्ट्री है, किसान है, उनको कोई इम्पैक्ट आने वाला है, या जो बासमती खाने वाले वो खाएंगे ही चाहे टैरिफ जो भी बढ़ा दो? बिल्कुल क्या ठीक, कंडीशन होगी? बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। भारत के बासमती के निर्यात के ऊपर इस टैरिफ से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा। क्योंकि पहले तो यूएस में हमारा शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है। यूएस को हम इसलिए एड्रेस करते थे कि दूसरे लोग भी उसको फॉलो करते हैं। यूएस ने कोई नियम बना दिया कि मैं ये टेस्ट कराऊंगा तो दूसरा भी छोटा सा भी कहने लगेगा मैं भी कराऊंगा सब, और ये थोड़ा सा एक रहा है। बाकी हमारे यहाँ से यूएस
अच्छा व्यापार हो रहा है, अभी भी चल रहा है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है क्योंकि शेयर वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो दूसरी बात यदि मैं इसको देखूं, ये जितना भी टैरिफ है ये हमारे ऊपर नहीं है, ये वहाँ की सरकार अपने लोगों के ऊपर लगा रही है, क्योंकि यहाँ से तो जो रेट जाना है वो जाना है, जो भी रेट बढ़ेगा वो वहाँ कंज्यूमर का बढ़ेगा। और यूएस में कंज्यूमर को भी ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, उसका कारण है कि आप देखिए मेरा जो बासमती जा रहा है वो कितना $1.5 का होगा 1 kg, वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं कहता हूँ $2, ढाई, $3 का भी है। उनका तो पिज्जा ही एक $4 और $5 का आता है, और मेरे 1 किलो चावल में उनके 10 लोग खाना खाएंगे, पेट भरेंगे, उनके एक पिज्जा में एक ही आदमी का पेट भरेगा। तो ये तो बहुत सस्ता ऑलरेडी है ओवरऑल, यदि आप देखें सस्ता है, इस टैरिफ के बावजूद भी सस्ता है। तो जो राइस ईटर हैं वो इसके लिए छोड़ तो नहीं देंगे, बासमती ईटर तो बासमती खाएगा और हम देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए बासमती के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ने वाला है, इसलिए चिंता की कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी तरफ हम नए बाजार ढूंढ रहे हैं। अच्छा, नए बाजार कौन कौन से इम्पोर्टेंट बात? अलग कंट्रीज में, 150 देशों में तो हम हैं, बहुत सारे देशों में है, उसके बावजूद भी हम कैसे, जिन देशों में हम कम हैं वहाँ कैसे अपनी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का असर आना भी है वो हमारा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ना हमारा एक्सपोर्ट का ग्राफ देखिए, 52 लाख टन से इस साल 60 लाख टन, 52 लाख टन से 60 लाख टन, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे ऊपर। अभी इस सीज़न में भी हम देख रहे हैं जो करंट ईयर में, इसमें भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान अपनी अच्छे से मेहनत करें, अच्छी क्वालिटी का पैदा करें, ऐसा पैदा करें जिस पर कोई उंगली ना उठा पाए, बस यही महत्वपूर्ण चीज़ है। और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बासमती तो एक ऐसा उपहार है, ना तो इसमें ज़्यादा पानी चाहिए ना ज़्यादा खाद चाहिए। अच्छा, हाँ, दूसरे चावल के मुकाबले जो वैरायटी है पानी कम लगता है इसमें? बहुत कम लगता है। इसमें एक मिथ है, किसानों को लगता है मेरे खेत के अंदर पानी भरा रहना चाहिए, नहीं, पानी हमें भरा चाहिए ही नहीं। जितना खेत में पानी ज़्यादा भरा होगा, जितनी ज़्यादा खाद डलेगी, उतने ही बीमारी और कीड़े आएंगे, इंसेक्ट उतना ही लगेगा, इंसेक्ट उतने ही लगेंगे। इसलिए धान के खेत, बासमती के खेत नम रहने चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर रहना चाहिए, उसमें पानी फ्लड करने की ज़रूरत नहीं है 1-2 अवस्थाओं को छोड़ के। कब? जब टिलरिंग होती है, कल्ले निकलते हैं, जब बाली बाहर आती है, फ्लावरिंग होती है, और जब दूध पड़ रहा है, इस समय आप थोड़ा सा पानी भर के रख सकते हैं। बाकी यदि आप खेत को नम ही रखेंगे, पानी लगाएं, सूखने तक छोड़ दें, भर के नहीं रखना इतना 4-4, 6-6 इंची, नो, तो फिर आप देखेंगे आपकी लागत बहुत घट जाएगी और आपकी उपज भी बढ़ जाएगी। तो ये उपहार है, इसको समझना है, ये थोड़ा इसका ज्ञान लेके रखें और मिथ है उसमें ना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कई बार ये सवाल आता है कि एक तो जीआई हमने अपने यहाँ तय किया, ये दूसरे देशों में जीआई लेने की क्या ज़रूरत है? इसमें मल्टीपल जीआई की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? एक ये अगर सहज भाषा में आप समझा सकें लोगों को कि हम यूरोप जाते हैं, वहाँ भी हमने जीआई के लिए अप्लाई कर रखा है, उन्होंने कहा कि भाई दोनों भारत पाकिस्तान जॉइंटली ले लो। हमने कहा नहीं, ये हम तो एक संप्रभु राष्ट्र है, हम नहीं लेंगे, वो हमारा एक कॉल है कि बासमती हमारी है, हम अकेले लेंगे जब भी लेंगे। तो ये दूसरे देशों में हम जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, जहाँ भी हम व्यापार करने जाते हैं, जीआई की ज़रूरत क्यों पड़ती है वहाँ? देखिए, जीआई यदि आपके पास है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो ये बताता है कि ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो एक निश्चित एरिया में ही संभव है, हर कहीं संभव नहीं है। और बाहर जब आप देखते हो तो इनकी सेल्फ्स अलग होती हैं। सेल्फ्स अलग होती हैं मतलब जो रेट का डिफरेंस है, एक नॉर्मल, आप जब वहाँ स्टोर्स में जाएंगे, नॉर्मल सेल्फ में यदि एक कोई पैकेट रखा है और जीआई में पैकेट रखा है, तो उसका 1.5 से लेके 3 गुना तक रेट ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है।
ऑथेंटिसिटी की वजह से, ऑथेंटिसिटी की वजह से, यूनिक प्रोडक्ट की वजह से एक सीधे कंज्यूमर को पता चलता है अच्छा ये जीआई है, मतलब कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। तो उससे आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है और आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है कि हाँ ये इंडियन बासमती, ये वही बासमती है क्या जो हमने उस जमाने का बुक्स में पढ़ा है, या इतना पुराना हिस्टोरिकल कोई चीज़ है। तो दिस इज़ द पॉइंट। इससे हमारे बिजनेस को स्ट्रेंथन मिलेगी, हमारे एक्सपोर्टर्स को स्ट्रेंथन। कितने सारे देशों में हमने लिए हुए हैं अभी कई सारे डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन कुछ प्रोसेस में है, कुछ हमें मिल गए हैं और काफ़ी सारी जगहों पर हम अप्लाई कर। तो सब जगह जीआई का प्रावधान है? जीआई का अधिकतर जगह प्रावधान है। जीआई ले लीजिए तो वैसे आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है ट्रेड के लिए? जीआई हमारे पास तो है, लेकिन यदि आपके पास उस कंट्री का भी है तो वहाँ के कंज्यूमर के लिए ऑथेंटिकेशन बढ़ जाता है, तो वो एक्स्ट्रा पे करने में उसको दिक्कत नहीं होती। अच्छा, ये मुद्दा। अच्छा, एक मुद्दा ये भी है कि डॉक्टर साहब की आरोप लगता है कई बार बासमती पे कि बासमती के जो वैज्ञानिक हैं, इंडस्ट्री है, ये सब ने मिलके, पंजाब हरियाणा वालों ने मिलके बाकी एरोमेटिक राइस जितने हैं उनको दबा रखा है। बाकी क्यों नहीं उभर पाए? बासमती क्यों उभरा? देखिए, बासमती का मतलब क्या है? बासमती के लिए यही एरिया क्यों है? क्योंकि ये जो हिमालय की फुटहिल्स हैं, उनके जो प्लेन्स हैं, यहाँ का पानी पहले दोआब थे। नदियाँ यहाँ जो हैं, उन नदियों का ये सारा पानी जो आता है, ग्लेशियर्स का पानी आता है। ये पानी यहाँ की ये उर्वरा जो मिट्टी है आपकी, ये मिट्टी और पकने का समय, ये सारी चीज़ तय करते हैं कि उसके अंदर क्वालिटी कैसे बनेगी। एरोमेटिक और बासमती दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। बासमती तो एरोमेटिक है ही है। आप ही बताइए, खुशबू तो आ रही है, लेकिन वो बिल्कुल खिचड़ी सा बना हुआ चावल है। आप उसको पहले पसंद करेंगे या एक एक लंबा लंबा चावल खिला खिला अलग से है और खुशबू भी आ रही है? तो अभी हमें ये देखना, वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया में कंज्यूमर चाहता क्या है। बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ। हमारी सबसे पुरानी जो बासमती है वो है बासमती 370, है ना। आज भी उसका मुकाबला नहीं है। बहुत माउथ फील उसका बहुत अच्छा है, स्वीटनेस बहुत अच्छी है, एरोमा बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड एरिया में है, वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में है, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी लेंथ कम है। अब वर्ल्ड में लेंथ आदमी पहले क्या होता था? पहले प्लेट आई, आपने चावल मुंह के अंदर रखा, फिर लोग कहते थे बहुत बढ़िया है ना। अब क्या होता है? अब एक अच्छी सी टेबल सजी हुई है, बढ़िया सी देखने में भी अच्छा लगे, लेके कोई साफ सुथरे कपड़ों में, तभी लगता है ओ एक कितना लंबा लंबा चावल, इतना बढ़िया चावल। हमारा ये माइंड सेट 50% ये मान लेता है कि ये तो बहुत अच्छा है। अब जब जीभ तक पहुंचने से पहले ही जब आपने मान लिया कि ये बहुत अच्छा है और फिर उसके अंदर खूबी भी है, तो जीभ में आके बाकी का उसने काम कर दिया, तो एक्सेप्टेबल वही होगा। ये एक कारण है, इस लोकप्रिय ज्यादा हुआ, इसलिए बासमती की डिमांड हमेशा ज्यादा है। ये तो कंज्यूमर के ऊपर है। तो अच्छा, सारे एरोमेटिक राइस का कोड तो एक ही है जो एक्सपोर्ट का कोड होता है? नहीं, अभी एचएस कोड कई स्पेशल राइसेस, क्योंकि हमारी कोशिश है कि कुछ बहुत अच्छे राइस हमारे पास हैं, जैसे काला नमक का, जैसे काला नमक है, ऐसे ही बहुत सारे गोविंद भोग है, बहुत सारे कतरनी है, ऐसे राइस हैं जो हकीकत में बहुत अच्छे हैं। लेंथ भले ही छोटी है, लेकिन उनमें दूसरे बहुत सारे गुण हैं। तो हम चाहते हैं कि वो गुण हम दुनिया को बताएं, उनको खिलाएं, उनको दिखाएं, जिससे उनका भी एक बाजार विकसित हो। हाँ, क्योंकि एपिडा का काम ये नहीं है कि इसे बासमती बढ़ाना है, हमें तो एग्रीकल्चर की हर चीज बढ़ानी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल क्लियर विजन है कि हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, और मैं जहां तक समझता हूं ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं कृषि के क्षेत्र में हूं और मेरा देश कृषि प्रधान देश है। यदि विकसित राष्ट्र बनाना है तो फॉरेन एक्सचेंज एग्रीकल्चर से नहीं आएगा, तो हम आसानी से नहीं बन पाएंगे।
तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि कैसे एग्रीकल्चर से हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि विकसित बनने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हम अपने यहाँ नोट छाप के नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमारे एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, फार्मर्स उस तरह के प्रोडक्ट तैयार करें जिससे हम वर्ल्ड की मार्केट में भेज सकें। अब आज हम यहाँ आपके स्टूडियो में नोएडा बैठे हैं, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इसमें मैक्सिमम कार्गो के अंडर में आता है। अब कार्गो है तो आप समझिए यहाँ के 200 किलोमीटर के किसान, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी है, बिल्कुल। वो पालक उगाएं, वो भिंडी उगाएं, करेला उगाएं, कोई भी चीज, फल सब्जी फूल आसानी से सेम डे हम दुनिया के दूसरे बाजार में भेज सकते हैं। बिल्कुल। सुबह गांव से चला, शाम तक दोपहर तक आपके एयरपोर्ट आया, यहाँ प्रोसेस सारा हुआ और फ्लाइट चली गई 2 घंटे में किसी और मुल्क में पहुंच गया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम जो किया जा रहा है, ये इसीलिए किया जा रहा है कि हम किसान को ज़्यादा सुदृढ़ करें। और ये बात अभी से किसान को समझनी चाहिए कि मैं फ्यूचर के लिए, आगे के लिए, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, बहुत कुछ कर सकते हैं। नई चीज़ें आ गई हैं, नए टूल्स आ गए हैं, नए तरीके आ गए हैं। हम उतनी ही छोटी सी ज़मीन में बहुत कुछ ले सकते हैं और दुनिया को दे सकते हैं। एक डॉक्टर साहब, एक बासमती से जुड़ा ये सवाल है, क्या बासमती जो 1121 है वही दुनिया का सबसे लंबा चावल है या किसी और देश ने भी कोई क्लेम किया है? नहीं, पूसा बासमती 1121 ये लॉन्गेस्ट ग्रेन है वर्ल्ड का। क्या कितनी लेंथ होती है इसकी लगभग? देखिए, ये तो 9 mm के करीब ऐसा है, लेकिन ये 2.5 गुना 3 गुना तक भी बढ़ जाता है। हाँ, तो पकने के बाद और लंबाई में बढ़ता है। बहुत सुंदर इसका एरोमा भी एक अलग आता है और अधिकतर इसको क्या है, बिरयानी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो जो स्पाइसेस के साथ और इसके यूनिक एरोमा के साथ एक अलग जो माहौल बनता है, जो एरोमा बनता उससे इसका बाजार बढ़ा हुआ है, वो बहुत ही जबरदस्त होता है और इसीलिए पूरी दुनिया दीवानी है इसकी, पूरी दुनिया दीवानी। तो डॉक्टर साहब, आपने किसानों की जागरूकता से लेकर के इसके जीआई से लेकर के इसका जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपने बताई है। और जो आपने इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के अलग बात करने के लिए कहा है, उस पर हम निश्चित तौर पे एक अलग शो करना चाहेंगे आपके साथ, किसी और भी विशेषज्ञ को उसमें बुलाएंगे कि कैसे दुनिया की नज़र जो है हमारे एग्री प्रोडक्ट पे रही है। उसमें बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ने वाले रहे हैं। भारत सरकार, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी हुई है इसके अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको बचाने के लिए। पुराने समय में नीम पे भी नज़र थी, हल्दी पे भी नज़र थी, बासमती पे भी नज़र थी, आज भी नज़र है, लेकिन आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत जागरूकता है, बहुत हम एग्रीकल्चर में आगे बढ़ चुके हैं। तो फिर भी इन सारे मुद्दों पे एक बार बातचीत ज़रूर होगी। आज डॉक्टर साहब ने जो मुद्दे बताए हैं उन पे किसानों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए और जो आम लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि सरकार जो इससे इतना पैसा कमा रही है उसके पीछे क्या क्या करना पड़ता है, किन किन लोगों को लगना पड़ता है और क्या तौर तरीका है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे जो साथी हैं, आम लोग हैं, किसान हैं, सबको ये जानकारी पसंद आएगी और अगली कड़ी में हम किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।